नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों भंवर धाराएं। भंवर धाराएं कहलाती हैं जब धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें ये धातु का टुकड़ा है, इसको गति कराए। मान लो मेरा हाथ धातु का टुकड़ा है, इसको गति कराए। या जैसे ये धातु का टुकड़ा है, इसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगे, या धातु के टुकड़े में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगा हो। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में धातु के टुकड़े को गति कराएं या धातु के टुकड़े में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगाएं, तो धातु के टुकड़े से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अर्थात धातु के टुकड़े के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे धातु के टुकड़े में इसमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये इतनी प्रबल होती हैं कि धातु का टुकड़ा लाल तप्त हो जाता है। जल की भंवर धाराओं के समान होने के कारण इसे प्रेरित होने के कारण इनको भंवर धाराएं कहते हैं। दोबारा सुनिए, जैसे ये मेरा हाथ है धातु का टुकड़ा और ये चुंबकीय क्षेत्र ब्लैक बोर्ड की लंबवत अंदर की तरफ है। तो जब धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं इस तरह से, तो इस धातु के टुकड़े से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसमें मैंने सिंपल लिखा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो इस धातु के टुकड़े में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये इतनी प्रबल होती हैं कि धातु का टुकड़ा लाल तप्त हो जाता है। जल की भंवर धाराओं के समान होने के कारण इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। समान होने के कारण इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। कैसे? जैसे जल के अंदर भंवर में, जल की भंवर में कोई आदमी फंस जाता है या जानवर फंस जाता है, तो जल की भंवर उस आदमी को अपने अंदर ले जाने या उस जानवर या उस वस्तु को अपने ऊपर अंदर ले जाने का प्रयास करती है। तो ये इस चित्र में दिखाया गया है कि जैसे ये धातु का टुकड़ा है, इस धातु के टुकड़े को जब हम बाहर ले जाते हैं तो बाहर ले जाते हैं तो इसकी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो इन प्रेरित धाराओं की दिशा ऐसी होती है कि इसमें एक बल लगता है जो इस धातु के टुकड़े के बाहर जाने का विरोध करता है। तो इसलिए इन्हें हम जल के भंवर के समान है, जल की भंवर धाराओं के समान होने के कारण इन प्रेरित धाराओं को हम भंवर धाराएं कहते हैं। अब यही मैंने लिखा है कि जब धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर ले जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए घटता है, क्योंकि बाहर ले जाओगे तो ए घटेगा, फाई बराबर बी ए घटेगा, क्योंकि ए घटता है। बाहर निकालोगे तो उसका धातु के टुकड़े का क्षेत्रफल घटेगा, ए घटेगा, जिससे फाई बराबर बी ए घटता है। इससे इसमें प्रेरित धाराएं अर्थात भंवर धाराओं की दिशा ऐसी होती है कि वह धातु के टुकड़े के बाहर जाने का विरोध करती है। जल की भंवर धाराओं के समान है, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। तो अभी प्रश्न आ गया, भंवर धाराएं किसे कहते हैं? तो भंवर धाराओं की दो कंडीशन है, धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं या धातु के टुकड़े में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगाएं। तो दोनों स्थितियों में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। अब आता है कि भंवर धाराओं से होने वाली हानियां क्या हैं और इसके रोकने के उपाय क्या हैं। तो भंवर धाराओं से होने वाली हानि यह है कि इससे ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है। अब कैसे? अब अभी समझाऊंगा। इसको कम करने के लिए धातु के टुकड़े को पतली पतली पत्तियां बना करके इन्हें बारिश द्वारा पृथक करते हैं, जिन्हें पटलित प्रोट कहते हैं। अब पटलित इस प्रकार बनाने से भंवर धाराओं से होने वाली हानि कम हो जाती है।
इसे बनाने से कैसे, जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में नरम लोहे की पटलित रोडें होती हैं, हम एक टुकड़ा क्यों नहीं रख देते, हम टुकड़ा रख देते तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती और भंवर धाराएं इतनी प्रबल होती कि वो 1 सेकंड में ही जल जाता है। तो यही जल जाता का मतलब उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती। तो यही कारण है कि क्या है, सिहानियां ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, ये हानि। अब रोकने का उपाय यही है, जैसे ट्रांसफार्मर का उदाहरण बताया, नरम लोहे का टुकड़ा न लेकर के उसकी पतली पतली पत्तियां बनाते हैं, इसे बार्निश द्वारा पृथक कर देते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। इन पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखना, इसे हम कहते हैं एक शब्द पटलेट रोड कहते हैं। इस और एक पटलेट रोड बनाते हैं तो भंवर धारा से होने वाली हानि कम हो जाती है, खत्म नहीं होती है। तो ये है भंवर धारा से होने वाली हानि से रोकने के उपाय। उपयोग, विद्युत चुंबकीय अवमंदन या दोलन रुद्ध धारावाही। जैसे मैंने आपको धारावाही में समझाया था कि इसमें चुंबकीय धातु का फ्रेम लेते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं, इसमें धातु का फ्रेम लेते हैं, चुंबकीय नहीं, चुंबकीय धातु का फ्रेम लेते हैं और इसके ऊपर विद्युत लोही तांबे के तार लपेटते हैं, इस तरह से कुंडली बनाते हैं। जब इसमें धारा प्रवाहित कराते हैं तो यह कुंडली घूमती है, और घूमती है क्योंकि धातु का फ्रेम है तो धातु का फ्रेम घूमता है, और धातु का फ्रेम घूमेगा तो धातु के फ्रेम में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, और जिससे कि इतनी भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी कि धातु का टुकड़ा जो है तुरंत ब्रह्मावस्था में आ जाएगा, और जब तुरंत ब्रह्मावस्था में आ जाएगा तो इसे हम कहते हैं दोलन रुद्ध धारावाही। तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं दोलन रुद्ध धारावाही में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा होता है प्रेरण भट्टी। जैसे हमें मान लो किसी धातु के टुकड़े को पिघलाना है तो उस धातु के टुकड़े को आप रख दीजिए, उसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगाइए तो धातु का टुकड़ा लाल तख्त होकर के नीचे गिर जाएगा। या अयस्क से हमें धातु में अलग करना है तो अयस्क के टुकड़े को हम खड़ा कर दें, उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न कर दें, तो जितनी भी धातुएं होंगी वो धातुएं पिघल करके नीचे गिर जाएंगी और शेष लटका रह जाएगा। तो इससे धातुएं अलग हो गई, फिर उन धातुओं में से और वो विशेष धातु अलग कर ली जाती है। तो और से अयस्क से धातु को अलग किया जा सकता है, इसके द्वारा प्रेरण भट्टी के द्वारा धातु को पिघलाया जा सकता है, प्रेरण भट्टी के द्वारा। तो यही कहा प्रेरण भट्टी, जब धातु के टुकड़े में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिससे कुछ समय बाद वह लाल तख्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये इसका उपयोग अयस्क से धातु को अलग करने में करते हैं। अयस्क से धातु को अलग करने में प्रयुक्त करते हैं। तीसरा है विद्युत ट्रेनों में ब्रेक लगाने में। तो जब ट्रेनें चलती हैं और ट्रेनों में ब्रेक लगाते हैं तो पटरियों के ऊपर, यानी ट्रेन के ठीक नीचे होता है जो, उसमें एक ड्रम घूमता है। तो ट्रेन का डिब्बा, ड्राइवर जहाँ बैठा होता है उसमें एक ड्रम घूमता है, तो पटरियों के ऊपर, और उस ड्रम में विद्युत चुंबक लगा होता है। तो पटरियों के ऊपर, यही कहा है कि पटरियों के ऊपर, पटरियों के ऊपर थोड़ी लगा होता है, तो ड्रम के ऊपर, पटरियों के ऊपर विद्युत चुंबक लगा होता है। जब ब्रेक लगाते हैं तो उस पटरी में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो ट्रेन की गति का विरोध करती हैं। तो इस प्रकार से विद्युत ट्रेनों में ब्रेक लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब प्रायोगिक प्रदर्शन आगे समझाता हूँ। नेक्स्ट है प्रायोगिक प्रदर्शन, इसे आप घर से लिखेंगे।
मैं केवल इसमें समझाता हूँ। इसमें एक बेलनाकार विद्युत चुंबक है जो AC स्रोत से लगा हुआ है। इसके ऊपर एक हल्की धातु का ढक्कन है। तो जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कराते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा इस तरह से होती है। ये अगले पार्ट में पढ़ोगे, अगले चैप्टर में। तो प्रत्यावर्ती मतलब इसमें सदैव धारा में परिवर्तन होता रहता है। तो जब धारा में परिवर्तन होगा तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा यदि ढक्कन के ऊपरी सिरे पर नॉर्थ पोल है इस बेलनाकार चुंबक के, और ढक्कन के सिरे पर भी नॉर्थ पोल उत्पन्न हो जाएगा मुख्य धारा के बढ़ने के कारण इस स्थिति में। तो जब उत्पन्न हो जाएगा तो समान ध्रुव है, तो समान ध्रुवों के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा, ढक्कन ऊपर उठेगा। फिर वो जब ढक्कन ऊपर उठेगा तो फिर वो नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें ढक्कन ऊपर नीचे गिरता रहता है। नेक्स्ट पढ़ाता हूँ स्वप्रेरण। नेक्स्ट है बच्चों स्वप्रेरण। सब परीक्षा में आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। स्वप्रेरण किसे कहते हैं? जब किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन करते हैं, इसी कुंडली है इसमें धारा में परिवर्तन करते हैं, तो इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे स्वप्रेरण कहते हैं। स्व का मतलब उसी कुंडली में धारा में परिवर्तन करें और उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यही मैंने लिखा है, जब कुंडली में धारा में परिवर्तन करते हैं तो उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित धारा बहती है। प्रेरित धारा उत्पन्न होती है या प्रेरित धारा बहती है, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब इसकी व्याख्या समझिए। जैसे इसमें जब ये चित्र है, इस चित्र को ध्यान से देखो, ये कुंडली है, ये सेल है, ये कुंजी है, ये प्लग टाइप की कुंजी है। जिसे हम दबाएंगे तो कुंजी को दबाएंगे तो धारा बहेगी, हाथ से छोड़ देंगे तो कुंजी ऊपर उठ जाएगी। तो ये टैपिंग की है, हमारे यहाँ प्लग टाइप की है, इस तरह प्लग निकाला खोला इस टाइप की, ये टैपिंग की है। तो जब हम कुंजी को दबाएंगे तो धारा बहेगी, मुख्य धारा में परिवर्तन होगा, मुख्य धारा में वृद्धि होगी। मुख्य धारा में वृद्धि होगी तो धारा के कारण, आपने पढ़ा धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, तो धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कैसे होता है? तो उससे पहले उसके बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, फिर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फिर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। तो जब हम कुंजी दबाएंगे तो मुख्य धारा का मान बढ़ेगा, तो इसकी गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित धारा बहेगी। मैंने आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पहले टॉपिक में समझाया था, चुंबक और बंद कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होती है। तो वहाँ पर जो सापेक्षिक गति होने का मतलब था कि बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन कराना था उद्देश्य, और या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कराना ही उद्देश्य था। अब यहाँ पर आपेक्षिक गति या सापेक्षिक गति ना हो करके चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन कराते हैं वो कराते हैं धारा के घटाने या बढ़ाने के कारण। तो सिर्फ वही है, कारण वही है, प्रोसीजर भी वही करना है कि आपेक्षिक गति छोड़ देना है। बंद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा बहती है। तो यही है कि जब इस कुंडली में धारा में परिवर्तन करते हैं तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और देखो इस कुंडली बंद है, देखो कुंडली बंद कुंडली है, तो इसमें प्रेरित धारा बहती है। अब लेंज का नियम का प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। तो लेंज के नियम से प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। अब चित्र 1 में देखो, इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है वो कुंजी दबाने के कारण उत्पन्न होती है। जैसे ही हम कुंजी दबाते हैं तो मुख्य धारा का मान बढ़ता है, और जब मुख्य धारा का मान बढ़ता
जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करेगी, अर्थात मुख्य धारा की विपरीत दिशा में हो जाएगी। तो देखो मुख्य धारा ऐसी बह रही है, प्रेरित धारा ऐसी होगी। चित्र दो देखो, कुंजी छोड़ने का मतलब धारा का मान घटने लगेगा, तुरंत घटने लगेगा और कुछ माइक्रो सेकंड में जीरो हो जाएगा। वैसे हम तो जैसे कुंजी छोड़ते हैं तुरंत हमें जीरो दिखाई देता है, उतना समय हम मेजरमेंट नहीं कर पाते। तो जैसे ही हम कुंजी छोड़ते हैं तो इसका मतलब है मुख्य धारा का मान घटता है, इसके चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है, प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा बहती है। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो इस चित्र में प्रेरित धारा मुख्य धारा के घटने का विरोध करेगी, अर्थात ये मुख्य धारा की ही दिशा में हो जाएगी। अब चूंकि हमने मुख्य धारा की दिशा में हो जाएगी, अब चूंकि हमने कुंजी छोड़ दी है इसलिए इसमें हमने धारा की दिशा नहीं बनाई है, मुख्य धारा की दिशा। तो ये होता है, तो ये लिखा है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। चित्र 1 में प्रेरित धारा कुंजी दबाने अर्थात मुख्य धारा के बढ़ने से उत्पन्न होती है, इसकी मुख्य धारा की विपरीत दिशा में होती है। जबकि चित्र 2 में कुंजी छोड़ने अर्थात मुख्य धारा के घटने के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए मुख्य धारा के घटने का विरोध करती है, अर्थात मुख्य धारा की ही दिशा में हो जाती है। कौन? प्रेरित धारा। अब गणितीय विवेचना समझ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। माना इस कुंडली में आई एम्पियर की धारा में परिवर्तन करते हैं या क्षण भर में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कराते हैं, परिवर्तन करते हैं। जैसे मैंने देखा आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कराते हैं, प्रवाहित कराने का मतलब आई एम्पियर की धारा बढ़ाते हैं या आई एम्पियर की धारा घटाते हैं, इसका मतलब ये होगा। तो इसके प्रत्येक फेरे के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन फाई है और इसमें कुल फेरों की संख्या n है। तो कुल फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा? n फाई। उसको हम कहते हैं कुल फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या n फाई होगी। देखो यदि कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कराते हैं तो इसके प्रत्येक फेरे के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन फाई है, फेरों की संख्या n है। देखो प्रत्येक फेरे के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन फाई होता है और इसमें कुल फेरों की संख्या n है, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन n फाई होगा। n फाई कुल फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या या कुल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन n फाई होगी। अब n फाई आई के कारण उत्पन्न होती है, मुख्य धारा आई के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए ये इसके अनुक्रमानुपाती होगा। n फाई अनुक्रमानुपाती आई, n फाई बराबर एल आई, समीकरण नंबर 1, जहां l स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व है, इसका मात्रक हे नहीं या h है। अब कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा करनी है कि एक हेनरी क्या कहलाती है। तो L बराबर होता है n फाई बटे आई। यदि I का मान 1 कर देंगे तो L बराबर n फाई होगा, यदि I बराबर 1 तो L बराबर n फाई। I का मतलब 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कराते हैं तो कुल फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होती है, यही इसमें लिखा है। अर्थात कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कराते हैं तो कुल फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या यानी n फाई स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होती है। तो ये थी अभी एक L बराबर n फाई पर। अभी मैं प्रेरित विद्युत वाहक बल के आधार पर भी शुद्ध समझाऊंगा। अब हमें जो स्वप्रेरण गुणांक है हमने धारा के आधार पर बताया था L बराबर n फाई बराबर L आई। अब हमें इसको प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में L को ज्ञात करना है, स्वप्रेरण गुणांक को ज्ञात करना है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस n इंटू डी फाई बटे डी टी होता है। n को अंदर लेते हैं तो माइनस डी बटे डी टी इंटू एन फाई। समीकरण 1 से n फाई बराबर एल आई रखते हैं, तो n फाई की जगह एल आई रख दिया। n स्वप्रेरण गुणांक है, नहीं इसको बाहर निकालना है, माइनस एल इंटू डी आई बटे डी टी, ये सूत्र है। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड परीक्षा में, आप लगाओ कम से कम 2 न्यूमेरिकल लगा, 2 या 3। तो L बराबर हो जाएगा E बटे डी आई बटे डी टी, केवल नाम के ऋण नहीं बताया लिखा, क्योंकि ऋण चिन्ह तो यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। तो हमें उसको नहीं लिखना होगा, तो ऋण नहीं लिखा है। तो इसमें देखो यदि हम हर का मान 1 माने, यदि डी आई बटे डी टी बराबर 1 तो L बराबर E डी आई बटे डी टी
धारा परिवर्तन की दर, मतलब दर का मतलब होता है समय से भाग देना। अर्थात यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड है, एक है 1 एम्पियर प्रति सेकंड है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। अब ये मैं आपको घर में लगाने के लिए दे रहा हूँ, ये परीक्षा में आएगा, क्योंकि ऑप्शनल प्रश्न आ रहे हैं, निशान टिक लगाने वाले एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। एल अपान आर की विमा आपको निकालना है, तो एल अपान आर की विमा निकालोगे, एल की विमा निकालोगे आप चाहे इससे निकालो, ई बटे डी आई बटे डी टी से निकालो, और आर की निकालोगे वी बटे आई से। तो जैसे मैं समझा चुका हूँ, आप जैसे आपको मान लो निकालना है, तो मैं आपको सूत्र समझा देता हूँ। आप निकालोगे घर में, एल के लिए क्या हो जाएगा, ई बटे डी आई बटे डी टी अपॉन वी अपॉन आई। ई और वी एक ही बात है, ई बराबर भी डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो, वी बराबर भी डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। तो ये जो है ये बटे में पहुंचेगा, ये ऊपर पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या होगा, 1 बटे डी आई बटे डी टी इंटू ये 1 बटे आई है, आई बटे 1, इस आई की विमा से आई की विमा कट जाएगा, तो डी आई बटे डी टी है, 1 बटे डी टी है, तो 1 बटे डी टी माने डी टी, इसकी विमा क्या हो जाएगी, डी टी माने समय, इसकी विमा होती है समय की विमा टी, और मात्रा होता है सेकंड। तो एल अपॉन आर की विमा होती है टी, समय का मात्रा होता है सेकंड। आप इसको ऐसे लगाओ। दूसरा है एल बराबर एन फाई बटे आई से निकालो, तो पहले फाई बराबर बी से फाई निकालो, समझे आप, तो उस तरह से भी लगा सकते हो। तो किसी भी तरीके से आप लगाओगे, इसकी विमा घर में लगाओ, घर में लगाओ, घर से लगाओगे, और इस पर कम से कम 2 मिनट करोगे। तो आज इतना ही, कल